कुछ पेशेंट्स में जिसमें स्फिंक्टर या फिर मसल जो लैट्रिन को कंट्रोल करती है उसके अंदर ही ट्यूमर अगर गया होता है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की लाइफ, उसके बाद स्टोमा की सेकेंडरी आती है कि स्टोमा लग रहा है या नहीं लग रहा। रोबोटिक सर्जरी सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में सबसे आधुनिक रोबोट अवेलेबल है जिसको कि इंट्यूटिव डा विंची XI रोबोट बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सुनिए। इसमें सर्जन्स को पहली बात तो 3D विजन मिलता है। पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं करते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं, कीमो रेडिएशन लेके बीच में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है, बाद में उनकी बीमारी वापस आती है। 4 आर्म्स हैं, ये 4 आर्म्स पेशेंट के ऊपर ऐसे लग जाती हैं। ये विजन कार्ट है, यहाँ पे एक देखिए स्क्रीन है टीवी जैसा, इसके ऊपर हमें दिखता है कि हम सर्जरी क्या कर रहे हैं। जो आपका असिस्टेंट होगा उसको दिखेगा और यहाँ पर बैठ के सर्जन सर्जरी करता है। इसके पास हाथ के कंट्रोल है, पाँव के कंट्रोल है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का नाम है तो रोबोट सर्जरी कर रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये मिथ है बहुत बड़ा, सर्जन ही कंट्रोल कर रहा है उसको, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सर्जन ही सर्जरी कर रहा है, वो बस एक बेटर वे ऑफ सर्जरी करना है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਰੋਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਜੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਨ ਹਨ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੱਕ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਪਿੰਕਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ रोहिला तो ਅਸੀਂ जान लेने हैं। सर आप बताइए कि रोबोटिक स्पिंक्टर जो सर्जरी है इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप आज बठिंडा में आए हो और बठिंडा को ये मालवा जोन में पड़ता है और इसको कहा जाता है कैंसर बेल्ट, तो आपके पास यहाँ से भी बहुत पेशेंट आते होंगे, तो आप बताएं कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो है रोबोटिक स्पिंक्टर सर्जरी से कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से कि आपने एक 71 ईयर ओल्ड जो पेशेंट है जो बहुत एडवांस एज में थे उनका ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, तो आप इसके बारे में काइंडली हमें डिटेल में बताएं। हेलो मैम, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली हमारे ये केस जो थे, ये 71 ईयर ओल्ड, इनको रेक्टम में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रेक्टम हमारा कोलोन जो कि बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, उसके निचले हिस्से को बोलते हैं। यहाँ पर हमारा स्टूल या लैट्रिन आके कलेक्ट होता है और फिर हम पास करते हैं उसको। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, इन द सेंस कि हमें लैट्रिन का रास्ता बचाना भी होता है, ट्यूमर को साथ में निकालना भी रहता है, ताकि हम पेशेंट का परमानेंट स्टोमा बैग अवॉइड कर पाएँ। स्टोमा बैग क्या रहता है, जो हम लैट्रिन का रास्ता है वो पेट के ऊपर दे देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें कि लैट्रिन का रास्ता बचाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि पेशेंट का हम लैट्रिन का रास्ता बचाएं और उनका परमानेंट स्टोमा बैग ना लगे। तो इस पेशेंट में भी हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाए। कुछ पेशेंट्स में जिसमें स्फिंक्टर या फिर मसल जो लैट्रिन को कंट्रोल करती है उसके अंदर ही ट्यूमर अगर गया होता है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि यही आपका ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की लाइफ, उसके बाद स्टोमा की सेकेंडरी आती है कि स्टोमा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो अगर हम पहले कॉन्फिडेंट हैं कि हम ट्यूमर निकाल पाएंगे, उसके बाद ही हम ये सोचते हैं कि हम स्टोमा बैग बचा पाएँ या ना बचा पाएँ। तो इस पेशेंट में हमने दोनों काम कर दिए एक साथ, ट्यूमर को भी निकाल दिया, साथ में हमने उसका स्टोमा बैग भी अवॉइड कर दिया। ये स्टोमा बैग हम कैसे अवॉइड कर पाए, 2 चीज़ों से। पहले हमने इनका पूरा इवेलुएट किया, ट्यूमर बोर्ड अप्रोच से हमने रेडिएशन थेरेपी कीमो वाले डॉक्टर के साथ मिलके एक डिसीजन लिया कि पहले हम इसको छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे उसको, पहले रेडिएशन देंगे, सेक के जिसको बोलते हैं, कीमोथेरेपी साथ में कंबाइन करके देंगे, ट्यूमर को थोड़ा सा श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने से हम सर्जन्स को क्या एडवांटेज रहेगा, हमें थोड़ा कम मार्जिन लेना पड़ेगा, स्फिंक्टर से ऊपर हम उसको कट कर पाएंगे और पेशेंट का रास्ता बचा पाएंगे। तो ऐसे ही किया हमने, रेडिएशन थेरेपी दिया, कीमोथेरेपी किया, 6 हफ्ते वेट किया उसको श्रिंकेज होने का, फिर से एमआरआई किया। एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेक्टल कैंसर की,
कोई भी प्लानिंग करनी है, चाहे रेडिएशन थेरेपी करनी है या कीमोथेरेपी करनी है या सर्जरी करनी है। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे। सेकंड, हम रोबोटिक सर्जरी पे क्यों मैं इतना महत्व दे रहा हूँ, रोबोटिक सर्जरी सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में सबसे आधुनिक रोबोट अवेलेबल है जिसको कि इंट्यूटिव डा विंची XI रोबोट बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सुनिए। इसमें सर्जन्स को पहली बात तो 3D विजन मिलता है, तो ऑर्गन के बिल्कुल पास में जाके हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में कई बार विजन नहीं मिलता है, लेप्रोस्कोपी का लर्निंग कर्व ज़्यादा है, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में विजन इतना अच्छा मिल रहा है, आप ऑर्गन के पास में जाके सर्जरी कर रहे हो। इसके इंस्ट्रूमेंट्स की रिस्ट लाइक मूवमेंट है, बिल्कुल हाथ की रेप्लिकेट करता है, वो नीचे जाके सर्जरी कर रहा है। साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी लंबे हैं इसके। तो ये सब एडवांटेज की वजह से हम नीचे जाके लैट्रिन का रास्ता उसका ट्यूमर निकाल पाए और जोड़ भी पाए उसको, और हमने इसका परमानेंट स्टोमा बैग बचा लिया। पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। डे 1 पे ही पेशेंट वॉकिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, डे 2-3 पे पेशेंट की फीडिंग स्टार्ट हो गई थी और डे 5 पे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए थे। अब इन्होंने अपनी आगे की कीमोथेरेपी भी कंप्लीट कर ली है और पेशेंट अभी नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, जैसे कैंसर का जो नाम है लोग लेना भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब हेजिटेट करते हैं, और मालवा में बहुत ज़्यादा कैंसर है, आपके पास भी यहाँ से पेशेंट आते होंगे, पैनिक बहुत हो जाता है। जैसे आप बात कर रहे थे, जैसे ही मैं हॉल में पहुँची हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में, आप कह रहे थे कि ये एक पेशेंट के लिए ट्रॉमा नहीं होता, पूरी फैमिली के लिए होता है। पर आज जैसे बहुत मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है, बहुत इलाज भी है। जैसे आपने ये हमें रोबोटिक स्फिंक्टर सर्जरी के बारे में बताया, सर इसका सक्सेस रेट कितना है? अगर आपके पास आके कोई पेशेंट करवाता है तो क्या ये लाइफ सेविंग है या कुछ थ्रेट भी रहता है? कितने % चांसेस हैं इस ऑपरेशन के पेशेंट को सेव करने के? देखो, अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने का मतलब कि मैं अकेला सर्जन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता पॉसिबल, ये टीम अप्रोच होता है। जब भी कैंसर की बारी आती है, सबसे पहले जो आपने जो अभी जो बात की, घबराना नहीं है इससे। आजकल बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। 3 पिलर रहते हैं हमारी ट्रीटमेंट करने के, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। जब हम तीनों को मिला के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 0% कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कैंसर की बीमारी वापस आ सकती है। बट अगर आपने अच्छे सेंटर में ट्रीटमेंट कराया है, जहाँ पे ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तीनों को कंबाइन करके हमने ट्रीटमेंट किया है, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर वो ट्रीटमेंट वापस आती भी है बीमारी, तो भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि हम उसको क्लोज नज़र में रखते हैं। हम उसको फॉलोअप पे बुलाते हैं पेशेंट को 3 महीने में, 6 महीने में। अगर डिटेक्ट हो भी जाती है तो भी हम उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल कर पाते हैं। तो ये ट्यूमर बोर्ड अप्रोच, सारे मिलके एक बार ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट की बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। आप ये देखें कि ये हमारा बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, तो ये हमारा लैट्रिन का रास्ता नीचे की साइड में देखें आप, तो ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है। ये लैट्रिन के रास्ते के आसपास ये थोड़ी मसल्स, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, जैसे हमारे शरीर में और जगह पे मसल्स रहती हैं, वैसे ये भी मसल रहती है जो कि कंट्रोल करती है। यहाँ पे जब स्टूल वगैरह भरता है तो इसको कंट्रोल करती है कि नीचे पास ना हो जाए। अगर ये कंट्रोल गया तो लैट्रिन अपने आप पास होती रहेगी। ये अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें यूट्रस है, ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल में यूट्रस बहुत पास में, आगे पेशाब की थैली है। ऐसे ही मेल में आगे पेशाब की थैली है और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो देखिए रेक्टम कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल डीप जाके पेल्विस के अंदर। तो आसपास इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसकी सर्जरी करना कितना मुश्किल होता होगा। तो अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे तो इतना विजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नीचे की जाके हम उसको विजन करके उसको निकाल पाएँ पर। तो रोबोटिक सर्जरी हमें यहाँ पे एडवांटेज देती है। पेल्विक सर्जरीज़ में, प्रोस्टेट में तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है ही, रेक्टम में भी आजकल इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होते जा रहा है ये, क्योंकि जिस हिसाब से ये विजन दे रहा है हमें, हम ऑर्गन को बचा पा रहे हैं, पेशेंट को लैट्रिन का रास्ता जैसे इस पेशेंट में हम बचा पाए। अगर ये देखें आप विजन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टोमा बैग रहता है, पेट के ऊपर स्टोमा बैग रहता है, ये थैली रहता है जिसके अंदर ये कलेक्ट होता है। अगर ये लैट्रिन का रास्ता यहाँ पे ये हमने पूरा निकाल दिया तो स्टोमा बैग हमें यहाँ पर लगाना पड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टोमा बैग लगना बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोमा बैग अगर किसी को कैंसर निकालने के लिए ज़रूरी है तो वो ज़रूर कराना चाहिए। इससे पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने, या इंडिया में भी आई एम श्योर ज़रूर होंगे,
पेशेंट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि कपड़ों के नीचे रहता है ना, इसमें कुछ स्मेल आती है, एक बैग में कलेक्ट होता है, 24 आवर्स में एक बार स्टूल आता है, जैसे हम नॉर्मल स्टूल पास करते हैं वैसे ही इसमें आता है। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इसको एक सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है कि पेशेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते, रिलेटिव्स नहीं एक्सेप्ट करते इसको। तो मेरा मैसेज देने का ये नहीं था कि स्टोमा बैग बुरी चीज़ है, स्टोमा बैग बुरी चीज़ नहीं है। हम ये ट्रीटमेंट जो है, सर्जन और हमारी जो ट्रीटमेंट की पूरी टीम है वो ये ट्राई करती है कि स्टोमा बैग ना लगे पेशेंट को, बट अगर कैंसर ट्रीटमेंट निकालने के लिए वो जरूरी है तो वो लगाना चाहिए। सारा खराब हो गया और उसको रिमूव करना पड़ा तो वे आउट नहीं है, फिर वे आउट नहीं है, बट उससे घबराना नहीं है आपको कि स्टोमा बैग लग गया। तो मैसेज ये है कि एक तो स्टोमा बैग से घबराना नहीं है, बट हमारे इंडिया में उसकी एक्सेप्टेंस रेट फिर भी नहीं है। हम जितना भी बोलें उसकी एक्सेप्टेंस रेट नहीं आती है। पेशेंट अपना ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं करते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं, कीमो रेडिएशन लेके बीच में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है, बाद में उनकी बीमारी वापस आती है। वापस सिर्फ वहाँ पर नहीं आएगी, हो सकता है लंग्स में आ जाए, लिवर में आ जाए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको थोड़ी कीमोथेरेपी देके उसकी लाइफ सिर्फ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बल्कि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम उसको क्योर की तरफ सोच रहे हैं कि हमने पूरा जड़ से उसको निकाल दिया, वापस आने की बीमारी के चांसेस उस लेवल में बहुत कम होते हैं। तो हम अपनी तरफ से ये ट्राई कर रहे हैं। बहुत आधुनिकताएं आ गई हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में, जैसे आपने देखा हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ट्राई करते हैं कि हम स्टोमा बैग बचा लें उनका, और हम हद तक मेजॉरिटी टाइम्स हम उसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। कुछ परसेंट होता है 10-1% जिसमें हम नहीं कर पाते, उसमें हमने करना पड़ता है, बट हम अपनी तरफ से पूरा एक ट्राई करते हैं। आगे मैं आपको एक थोड़ा रोबोटिक सर्जरी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये हमारा रोबोटिक सर्जरी रहता है। अगर आप देखें इसके 3 पार्ट हैं। ये है, अगर इसमें देखें 4 आर्म्स हैं, ये 4 आर्म्स पेशेंट के ऊपर ऐसे लग जाती हैं। ये विजन कार्ट है, यहाँ पे एक देखिए स्क्रीन है टीवी जैसा, इसके ऊपर हमें दिखता है कि हम सर्जरी क्या कर रहे हैं। जो आपका असिस्टेंट होगा उसको दिखेगा, और यहाँ पर बैठ के सर्जन सर्जरी करता है। इसके पास हाथ के कंट्रोल है, पाँव के कंट्रोल है। ये देखिए, ये हाथ के कंट्रोल जैसे ऐसे मूव होता है, ये एंडो रिस्ट लाइक मूवमेंट है इसका, और यहाँ से हमारी 3D विजन आ रही है। ये ऐसा सेटअप रहता है कुछ छोटी का। यहाँ पे सर्जन बैठ के सर्जरी कर रहा है। ये आर्म्स देखो पेशेंट की बॉडी पे लगे हैं, और यहाँ से हमारा असिस्टेंट हमारे आर्म्स के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो चेंज कर रहा है। तो ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का नाम है तो रोबोट सर्जरी कर रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये मिथ है बहुत बड़ा। सर्जन ही कंट्रोल कर रहा है उसको, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सर्जन ही सर्जरी कर रहा है, वो बस एक बेटर वे ऑफ सर्जरी करना है। ऐसा नहीं कि सर्जरी कुछ डिफरेंट हो रही है, ये बेटर वे ऑफ सर्जरी करना है। ये जो मशीन्स है आपने हमें सारी दिखाई हैं, ये कहाँ से, मतलब आपके हॉस्पिटल में क्या ये इंपोर्टेड मशीन्स हैं बाहर से? बेसिक हाँ, तो इम्पोर्टेड ही ये फॉरेन कंपनीज ही हैं जिन्होंने रोबो को, इंट्यूटिव करके कंपनी रहते हैं जो रोबोट बनाती है। कीमत क्या है? आई एम नॉट श्योर, ये मैनेजमेंट से मेरे को पूछना पड़ेगा, बट होती काफ़ी महंगी हैं ये मशीनें, हर जगह अवेलेबल नहीं है। बट आजकल काफ़ी इंडियन रोबोट्स भी आ रहे हैं जिनकी हो सकता है कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, तो हो सकता है वो ईजिली अवेलेबल हो हर हॉस्पिटल्स में। अभी फ़िलहाल इस रीजन में फोर्टिस मोहाली के अलावा 1-2 और हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये अवेलेबल है, बट इस रीजन में, पंजाब रीजन में, ये हमारे पास ये लेटेस्ट डाविंची XI रोबोट। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। स्टोमा बैग की बात करी आपने, तो उसका कितने टाइम के लिए मतलब वो चलता है? कोई उसकी हम लाइफ की बात करें, कोई चेंज करवाना पड़ता है, कितने टाइम के बाद चेंज करवाना पड़ता है, या एक ही बैग से जो है वो सर्वाइवल सही रहता है? देखिए मैम, स्टोमा बैग एक तो टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी कई बार हमें क्या करते हैं, जो हम रास्ता जोड़ते हैं उस केस में हम उस रास्ते को सेव करने के लिए फॉर द टाइम बिंग, ताकि लैट्रिन वहाँ ना आ जाए, उसको लीकेज ना करे, तो हम देते हैं वो टेम्परेरी। तो जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसको बंद किया जाता है। परमानेंट स्टोमा वो होता है जिसमें लैट्रिन का रास्ता पूरा निकाल दिया जाता है। उसमें स्टोमा बैग का, ऐसे भी कोई स्टोमा बैग आते हैं जिनको हफ्ते भर में कोई एक बार चेंज करना पड़ गया, महीने भर में या 15 दिन में। कुछ ऐसे आते हैं जिसमें पूरा स्टोमा बैग नहीं, सिर्फ एक बेल्ट टाइप की लग जाती है। बहुत सारे ऐसे अपरेटस आते हैं जिसके अंदर पेशेंट को डेली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इरीगेशन, रेक्टल इरीगेशन, जिसमें कि पेशेंट सुबह पाइप डाल के उस स्टोमा के अंदर पूरा अपना आंत को क्लीन कर लेता है। उसके बाद ही कैन बी श्योर कि अगले 24 आवर्स तक उसमें कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेगा। बैग को चाहे बैग लगाए भी ना, उस पर कुछ नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लाइफस्टाइल की आपने बात की, कुछ ऐसे
फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नहीं कंज्यूम करने के, जिससे गैस ज़्यादा बनती है, ये सब बनती है, वो तो एनीवेज न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, स्टोमा क्लिनिक नर्स हैं, बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ रहता है। हमारे स्टोमा के जो बहुत सारे पेशेंट हैं उनका एक सपोर्ट ग्रुप भी रहता है, वो आपस में मिलकर अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बनी हैं जो इनको हेल्प करती हैं स्टोमा बैग ईजिली अवेलेबल कराने के लिए। तो कुछ पेशेंट्स में काफ़ी दिनों तक चल जाता है, जैसे जैसे वो यूज टू हो जाते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो वहीं तक ही रहता है जब तक वो करवाते नहीं। जब तक वो करवा लेते हैं तब वो बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस रेट रहता है उनका, पर वो करवाते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, बहुत पेशेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं अपना ट्रीटमेंट। सर अब बात करते हैं, आपने सारा बता दिया कि क्या प्रोसीजर है सर्जरी का, है ना, और क्या इसका सक्सेस रेट है। अब बात है कि ये कैंसर के कौन से स्टेज पे हो सकती है सर्जरी, क्योंकि कहते हैं कि जैसे कई बार जो कैंसर है उसका बहुत लेट पता चलता है, तो कौन सी स्टेज तक ये सर्जरी पॉसिबल है? ये मैं बोलूँगा स्टेज 2 स्टेज 3 तक ठीक है। स्टेज 4 में यूजली कीमोथेरेपी का ही मेनली रोल रहता है। स्टेज 4 में अगर बहुत एक्सेप्शनल रिस्पांस आ जाए किसी को तो हम ये सर्जरी ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है स्टेज 4 में भी रेक्टम में कैंसर है और सिर्फ लिवर में 1-2 गांठें हैं या लंग्स में 1-2 गांठें हैं, उसको हम फिर क्यूरेटिव मानते हैं। उसको हम कीमोथेरेपी देके दोनों चीज़ें निकाल देते हैं, लिवर के कुछ जो गठाने हैं और रेक्टम के गांठें हैं वो निकाल देते हैं। स्टेज 4 में सिलेक्टेड केसेस में मैं बोलूँगा, पर स्टेज 3 तक हम ये ट्रीटमेंट ऑफ़र पेशेंट को कर सकते हैं। सर अब बात आती है खर्चे की, क्योंकि फोर्टिस हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रहता है, और अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करें ये तो नंबर 1 पे एक्सपेंसिव है। तो जो खर्चा है इस सर्जरी का पूरे ट्रीटमेंट का वो कितना रहेगा? देखिए, खर्चे को हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट का पहली बात तो स्टेज क्या रहता है पेशेंट का, उसको सिर्फ सर्जरी लगना है या कीमोथेरेपी भी लगना है, रेडिएशन थेरेपी भी लगना है, या वो भी लगना है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट का खर्चा ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पर पेशेंट के पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बहुत सारे बन गए हैं, आसपास टाटा के हॉस्पिटल्स भी हैं, एम्स भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो जहाँ पर भी पेशेंट को सूट बैठता है वहाँ पर उसको करवाना चाहिए। बट ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा कॉस्ट तो इसका हाई रहेगा ही, और ऑब्वियसली ऐसी एक्सपर्टीज़ आपको मिल रही है जिसके अंदर ऐसी सर्जरी हो रही है जो कहीं और हो नहीं पाएगी, या फिर ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ और भी है ना, फोर्टिस में जो इलाज है वो साथ के साथ शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में समय बहुत लग जाता है, समय वेटिंग लिस्ट रहती है। अगर हम मतलब वेटिंग लिस्ट को अगर आप वो करेंगे कि मान लो वेटिंग लिस्ट में ही पेशेंट की बीमारी बढ़ गई, बिल्कुल, तो फिर वो खर्चा तो अगर मैं पीजीआई की बात करूँ तो वहाँ पे 6-6 महीने की कई बारी वेटिंग, तो तब तक तो पेशेंट ही ना रहे। हाँ जी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात की। प्लस एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक ही रूफ़ के अंडर आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो जब आप बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे, मान लो कोई स्टैंड अलोन हॉस्पिटल है जहाँ पर सिर्फ सर्जरी अवेलेबल है, या फिर सिर्फ कीमो अवेलेबल है, या फिर रेडिएशन, या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पहले पेशेंट वहाँ पर सर्जरी कराएगा तो उसका खर्चा मान लो कम हो गया, फिर आप कहीं और हॉस्पिटल में जाएगा, फिर वहाँ पर देगा वो, फिर किसी और हॉस्पिटल में जाएगा वहाँ पर देगा। तो जब आप उस खर्चे को कंबाइन करेंगे ना तो वो उतना ही होगा, मे भी मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही होगा, और ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो जब आप एक रूफ़ के अंडर ट्रीटमेंट देते हैं किसी को, एक रूफ़ मतलब वहीं पर एक ही कैंसर विंग के अंदर आपके कीमो वाले डॉक्टर भी हैं, रेडिएशन वाले डॉक्टर भी हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर भी हैं, रेडियोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है, सब कुछ एक रूफ़ के अंदर, पेट स्कैन भी है, एक ही रूफ़ के अंदर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का। उसको ना तो ज़्यादा धक्के खाने हैं, ना चक्कर काटना है, ना वेटिंग लिस्ट है, पेशेंट तुरंत आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते, इवन नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट अपना पेशेंट स्टार्ट करा सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो कॉस्ट ना इन द फ्यूचर जाके आपकी इक्वलाइज हो जाती है। आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता होगा कि हमारा बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, बट आप ये देखिए पेशेंट को, मान लो आपने ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट कराया जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, उसका इन्फीरियर ट्रीटमेंट हुआ पर कम खर्चे में हुआ, थोड़े दिन बाद जाके पेशेंट को फिर से रेकरेंस हो गया, बीमारी वापस आ गया, फिर आपने कहीं और हायर सेंटर में ट्रीटमेंट कराया, तो उस खर्चे को आप सोचिए। अगर आप एक जगह पे अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट कराएंगे, और अगर आजकल तो इंश्योरेंस के लिए भी बहुत लोग जागरूक हैं, मेजॉरिटी पेशेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि फोर्टिस में सारी इंश्योरेंसेस एक्सेप्टेड है, इवन सारे जो भी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सब में इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। CGHS है, ECHS है, बहुत सारी इंश्योरेंस हैं जो एम्पैनल्ड है फोर्टिस के अंदर। हिमाचल गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, उनके तो अराउंड 50% रेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। तो सारी ये अवेलेबल हैं, सारे इंश्योरेंसेज अपनी कराएं, अपने पेरेंट्स की कराएं, अपने बच्चों की एटलीस्ट करा के रखें अभी से,
तो आगे चल के मुझे लगता है उसी का ज़माना है। अगर आप यूएस यूके की तरफ देखें तो यूएसए में सारा ट्रीटमेंट ही इंश्योरेंस बेस्ड होता है। वहाँ भी बहुत खर्चा होता है पेशेंट का, बट पेशेंट कराते हैं अपना ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट कराते हैं अपना। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं, फिर वो दे ब्लेम इट ऑन की प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा इतना हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर किसी को वेटिंग पीरियड नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वहाँ कराएं। आई एम नॉट, अगर नहीं जल्दी कराना है तो ऑब्वियसली प्राइवेट में आपको आपका वेटिंग लिस्ट कम रहता है, आप अपनी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं और सारे तरह के इंश्योरेंसेज यहाँ पर एक्सेप्टेड हैं। थैंक यू सो मच सर। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।